नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 से रिलेटेड टॉपिक दर्पण की। ये जो दर्पण है वो कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 12 में किरण प्रकाश की से रिलेटेड चैप्टर देख रहे हैं। आज उसमें हम देखेंगे दर्पण। इस वीडियो में आप देखेंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, और हम उनमें से जो प्रकार है उनमें से गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं दर्पण कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर यदि हम चमकीली पॉलिश कर दें तो प्राप्त जो व्यवस्था है उसको हम दर्पण कहेंगे। एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए कि यदि किसी पारदर्शी कांच के यदि किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, या इसको हम रजत पॉलिश कहते हैं, कर दी जाए, तो जो प्राप्त व्यवस्था है उसको हम दर्पण कहते हैं। प्राप्त व्यवस्था दर्पण कहलाती है दोस्तों। प्राप्त व्यवस्था को हम दर्पण कहते हैं, दर्पण कहलाती है। अब यहां पर हम बात करते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण को हम डिटेल से अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, गोलीय दर्पण। अब देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करेंगे हम कि जो समतल दर्पण है किसे कहा जाता है। समतल दर्पण किसे कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, यदि हम किसी समतल पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दें तो उस व्यवस्था को हम समतल दर्पण कहेंगे। एक बार सुन लीजिए, यदि किसी समतल पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। देखिए दोस्तों, हम समतल दर्पण को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाने का तरीका दर्पणों को वो भी आप समझ लेंगे। यहां पर ये हमारे पास में कोई पारदर्शी कांच है और इस कांच के एक तरफ हम पॉलिश कर देंगे। पॉलिश को इस तरीके से हम दिखाएंगे, इस तरीके से कुछ लाइनें खींच देंगे जो कि हमारे को ये बताएगी कि इस पृष्ठ के ऊपर पॉलिश की हुई है, यह है चमकीली पॉलिश। इस पॉलिश को हम रजत पॉलिश भी कह सकते हैं दोस्तों। तो चमकीली पॉलिश या रजत पॉलिश जो चांदी जैसी चमकती हुई दिखाई पड़ती है, ये वाला जो पृष्ठ होता है दर्पण का, उसको हम कहते हैं परावर्ती पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ। परावर्ती पृष्ठ, इसकी सहायता से वस्तुओं को इस तरफ रखा जाएगा, पॉलिश की दूसरी तरफ वस्तुओं को रखा जाएगा। इस पृष्ठ से ही प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है दोस्तों। अब यहां पर हम आपके सामने बता रहे हैं कि समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो समतल दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप लोगों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण से रिलेटेड जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो आप देखेंगे, समझेंगे। यहां पर
कि समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है वो किस टाइप का दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि प्रतिबिंब का क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब यदि हम दर्पण से कुछ दूरी पर किसी वस्तु को रख देते हैं तो उस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दर्पण से टकराकर या किसी लेंस से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है, जहां पर उस वस्तु का अनुभव होता है, उस वस्तु का एक भ्रम उत्पन्न होता है। उस वस्तु का जो अनुभव होना ही प्रतिबिंब कहलाता है। जहां पर हमारे को वस्तु की अनुभूति होती है उसी को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, एक तो आभासी प्रतिबिंब, दूसरे होंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर यदि वास्तव में मिलती है तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसके साथ में कुछ और चीजें भी यहां पर हम देखेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, बिंब दूरी है, क्या होती है। बिंब दूरी यहां पर समझ लेंगे दोस्तों कि किसी वस्तु की दर्पण या लेंस से जो दूरी होती है उसको हम बिंब दूरी कहते हैं, तथा प्रतिबिंब की वस्तु या दर्पण से जो दूरी होती है उसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। दोस्तों, तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो समझ लेंगे। जैसे ये हमारे पास में है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है दोस्तों? समतल दर्पण। और यहां पर हमने कोई वस्तु रखी है, ये जैसे हमने कोई वस्तु रख दी है ए बी, ये हमारे पास में कोई वस्तु है ए बी। यहां से ए से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये हमने वस्तु रखी, ए से चलने वाली प्रकाश की किरण इससे टकराकर वापस उसी पथ पर लौट आती है। दोस्तों, दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने यहां से यहां पर आपतित करवा दिया है, ये यहां से टकराकर इधर लौट आएगी, परावर्तित होकर इस तरीके से चली जाएगी। दोस्तों, तो यहां से ये वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आगे जाकर कहीं पर भी मिलने की इनकी संभावना नहीं है। दोस्तों, इस वाली प्रकाश की किरण को और इस वाली प्रकाश की किरण को आगे जाकर परावर्तित होकर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यदि हम इनको पीछे बढ़ाएं, इनको यदि आप पीछे बढ़ाते हैं तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे ये प्रकाश की किरणें चली और ए पर ही, ए का ही उसकी उस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो ए है उसका प्रतिबिंब ए डैश पर बनेगा। दोस्तों, ए ऊपर तो ए डैश ऊपर, बी नीचे तो यहां पर बी डैश भी नीचे। ये जो ए डैश बी डैश है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यहां पर आप समझ लेंगे कि ये जो ए बी है वो तो है बिंब, ए बी यहां पर क्या है दोस्तों? बिंब। और ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश को हम प्रतिबिंब कहेंगे। तो कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर क्लियर कर लेनी है कि इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। यहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वास्तव में नहीं मिलती, पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण से वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब यहां पर मैं महत्वपूर्ण बातों को प्रारंभ कर रहा हूं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। और ये जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं दोस्तों वो सीधे होते हैं, सीधे प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहां पर ए ऊपर, तो इस प्रतिबिंब में भी ए का प्रतिबिंब ए डैश ऊपर की ओर ही होगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके साथ में बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर, बिंब की ऊंचाई, बिंब की जो ऊंचाई है दोस्तों वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर ही होगी। बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो सेम होगी। समतल दर्पण की बातें हैं ये दोस्तों। तो जितनी ऊंचाई का बिंब होगा उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब होगा। फिर इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो हम यहां पर देखते हैं,
देखो बिंब या हम कह सकते हैं इसको वस्तु, बिंब से जो दर्पण की दूरी है उसको हम u से कहते हैं, बिंब दूरी कहलाती है। और प्रतिबिंब से जो दर्पण की दूरी है उसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर u और v भी बराबर होंगे। इसका मतलब है कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी बराबर होगी। दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी उतना ही अंदर दिखाई पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर आप समझ लेंगे कि समतल दर्पण में बिंब दूरी, जिसे हम u कह रहे हैं, प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोस्तों क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होती है। फिर अगला बिंदु यहां पर देखेंगे आप, देखिए दोस्तों यहां पर जो दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या अनंत होती है तो फोकस दूरी भी यहां पर इसकी अनंत होती है। तो वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता है वो होती नहीं है इसमें वक्रता, तो वक्रता त्रिज्या यहां पर अनंत हो जाएगी। हम फोकस दूरी भी लेकर चलेंगे तो फोकस दूरी भी दोस्तों कितनी होगी, अनंत होगी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही इसके लिए क्या होनी है, अनंत होनी है। फिर अगला जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। अर्थात पार्श्व परिवर्तन का मतलब समझना, भुजाओं का परिवर्तन, कि दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। जैसे यहां पर आप समझेंगे, जैसे मैं यहां पर इस बोर्ड को समतल दर्पण समझ लूं, समतल दर्पण इसको समझ लें, या मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो चौक मेरे इस हाथ में है। तो यहां पर जब मेरा प्रतिबिंब बनेगा तो यहां पर देखेंगे चौक दोस्तों इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, इस तरीके से चौक हाथ में है, ऐसे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, इस तरफ है। ये जैसे मेरे दाएं हाथ में चौक है, और लेकिन ये प्रतिबिंब, जब आप प्रतिबिंब को देखेंगे तो प्रतिबिंब ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब मेरी जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण वो ऐसे बनेगा, ये जो चौक है वो बाएं हाथ में आ चुकी है। तो बिंब के दाएं हाथ में थी और प्रतिबिंब के ये बाएं हाथ में आ चुकी है। तो यहां पर दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से उसका पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, भुजाएं परिवर्तित हो जाती है। मतलब दायां भाग है वो बाईं ओर दिखाई पड़ता है और दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ेगा, पार्श्व परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें से एक बात यह समझ लीजिए कि किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु का संपूर्ण यदि प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है तो दर्पण का आकार कम से कम वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। इसका मतलब समझना कि जैसे मेरी जो हाइट है वो है 6 फीट, और मेरा यदि समतल दर्पण की सहायता से संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण की जो हाइट है वो कम से कम मेरी हाइट की आधी होनी चाहिए, अर्थात 3 फुट की होनी चाहिए। एक बार फिर से इसको समझ लेंगे कि किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का जो आकार है वो वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए, कम से कम आधा होना चाहिए। आधा से ज्यादा है तो बनेगा ही बनेगा, बट कम से कम कितना होना चाहिए दोस्तों, आधा होना चाहिए। और मैंने मेरे एग्जांपल लिया कि जैसे मेरी जो हाइट है वो 6 फीट है और मेरा संपूर्ण प्रतिबिंब यदि समतल दर्पण से प्राप्त करना है तो दर्पण की जो हाइट है वो कम से कम 3 फीट रखनी पड़ेगी। 3 फीट से ज्यादा है तो भी प्रतिबिंब बन जाएगा, बट 3 फीट से कम पर संपूर्ण प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। तो ये थी दोस्तों समतल दर्पण से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद में हम गोलीय दर्पण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। दोस्तों अब हम यहां पर देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस। देखिए गोलीय दर्पण क्या है कि एक खोखला गोला है, पारदर्शी गोला है, और उसके कुछ कटे हुए भाग पर यदि हम चमकीली पॉलिश कर दें तो जो प्राप्त व्यवस्था है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण की जो डेफिनेशन है वो समझ लेंगे, सुन लेंगे कि यदि किसी खोखले पारदर्शी कांच के गोले के
खोखले पारदर्शी कांच के गोले के कटे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए। कटे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त जो दर्पण है उसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। प्राप्त जो व्यवस्था है वो गोलीय दर्पण कहलाती है। गोलीय दर्पण कहलाता है दोस्तों। यहां तक आपको गोलीय दर्पण की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई कांच का गोला है, खोखला गोला है, पारदर्शी गोला है, और यदि हम इसको यहां से काट दें, यहां से इसको काट कर अलग कर दें तो ये वाला जो हिस्सा बचता है ये इतना हिस्सा बचेगा। इस हिस्से के ऊपर किसी एक तरफ यदि हम पॉलिश कर दें, यह है खोखले गोले का कटा हुआ भाग, और इसके किसी एक पृष्ठ के ऊपर यदि हम पॉलिश कर देते हैं तो हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है दोस्तों। इसके दो पृष्ठ है, एक तो उभरा हुआ पृष्ठ, एक धंसा हुआ पृष्ठ। यदि हम उभरे हुए पृष्ठ के ऊपर पॉलिश कर दें तो हमें अवतल दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, इसके पॉलिश के आधार पर ही हम विभाजित करेंगे। तो इसके इस पृष्ठ पर यदि पॉलिश कर दी जाए तो उसको हम कहेंगे अवतल दर्पण, इस पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। तो देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? दो प्रकार के। समतल दर्पण भी दो प्रकार के थे, अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हैं। पहला जो प्रकार है दोस्तों वो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा प्रकार है वो है दोस्तों उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होंगे कौन कौन से वो समझ लेंगे एक बार, कि यदि हम इस चमकीले कांच के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, कि जो खोखला पारदर्शी गोला होता है उसके उभरे हुए भाग पर यदि हम चमकीली पॉलिश कर दें तो उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। ये जो दर्पण है दोस्तों वो है अवतल दर्पण। ये यहां पर है पॉलिश, ये क्या है दोस्तों? यहां पर पॉलिश है। और ये जो पृष्ठ होता है इसको हम कहते हैं प्रावर्ती पृष्ठ। इस पृष्ठ को प्रावर्ती पृष्ठ बोला जाता है। दूसरा जो प्रकार हमने आप लोगों को बताया उसमें यदि हम इस कटे हुए भाग के अंदरूनी भाग पर पॉलिश कर दें और तो इसका ये वाला जो भाग है वो होता है प्रावर्ती पृष्ठ। तो दूसरा वाला पृष्ठ होगा वो प्रावर्ती पृष्ठ होगा। तो दोस्तों इस दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। ये वाला जो दर्पण है दोस्तों वो है उत्तल दर्पण। तो देखिए यहां पर आप समझ लेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे, कि यदि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की हो, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे भाग पर, उभरे हुए भाग पर पॉलिश की हुई हो, पॉलिश की हुई हो। और यहां पर जो अवतल दर्पण होता है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर, इसके धंसे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो, चमकीली पॉलिश की हुई हो, तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों। तो ये थे गोलीय दर्पण। अब हम यहां पर दोस्तों आप लोगों को बता रहे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो हमारे बहुत काम की है, इनसे हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है,
गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, जो गोलीय दर्पण है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, उनमें से सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है द्वारक। पहली जो डेफिनेशन है वो है दोस्तों द्वारक। द्वारक क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण होता है उसके चाप की लंबाई, ये यहां से लेकर, जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, चाप है, गोलीय दर्पण के चाप की जो लंबाई है उसको हम द्वारक कहते हैं दोस्तों। तो गोलीय दर्पण का जो वृत्ताकार चाप है उसी को ही हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के चाप को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का क्या कहेंगे दोस्तों? द्वारक कहेंगे। फिर उसके बाद में देखना दोस्तों, दूसरी जो डेफिनेशन है वो है ध्रुव। इसको हम पोल कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ये यहां पर इसका मध्य बिंदु है, इसको हम कहेंगे ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होता है, तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। फिर दोस्तों हम आगे बात करेंगे, यहां पर जो अगली डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करेंगे। वक्रता केंद्र होता क्या है वो समझ लेंगे एक बार। यहां से देखिए दोस्तों, जो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो भी केंद्र होता है उसी को ही हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों कि जैसे ये हमारे पास में ये कोई दर्पण है और ये दर्पण है वो इस गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो इस गोले का जो भी केंद्र होता है वो इस गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र है, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा गोलीय दर्पण की जो दूरी है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार इसकी जो डेफिनेशन है वो आप देखेंगे कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम थोड़ा सा एक डायग्राम की सहायता से यहां पर समझाएंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हमने आपको दिखा दिया है। तो ये जो अवतल दर्पण है इस तरीके से एक गोले का कटा हुआ भाग होता है और इसका जो भी केंद्र होगा, इस गोले का जो भी केंद्र होता है,
इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये इसका मध्य बिंदु है जिसको हम ध्रुव कहते हैं। ये यहां पर हमने जो दर्पण दिखाया है वो है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण। यहां पर हम आप लोगों के सामने रख देते हैं, समझा देते हैं कि ये हमारे पास में जैसे इसके दसवें भाग पर यदि हम चमकीली पॉलिश कर दें तो इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। इस दर्पण को क्या कहा जाएगा दोस्तों? उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो इसका जो भी केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। तो यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये हमने दिखाया है उत्तल दर्पण कि इनका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाएगा, ध्रुव P से। और इस गोले दर्पण का जो कटा हुआ भाग होता है, ये इस गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा। C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी, वक्रता केंद्र से जो दर्पण की दूरी होती है, दर्पण की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। तो यहां पर जो वक्रता केंद्र है उससे यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहां से इस दर्पण की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर अगली जो डेफिनेशन है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे दोस्तों? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर गुजरने वाली, ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब यहां पर हम इस डायग्राम में भी मुख्य अक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमारे पास में वक्रता केंद्र है और इस वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली ये जो सीधी रेखा है इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष, ये वाली। और यहां पर भी इसके वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे दोस्तों। ये है यहां पर मुख्य अक्ष जो कि ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में कुछ नई डेफिनेशंस की ओर चलते हैं। फोकस बिंदु, अगली जो डेफिनेशन है वो है फोकस कह सकते हैं सिर्फ, या फोकस बिंदु भी आप ले सकते हैं। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या होता है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डायग्राम भी मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये हमारे पास में अवतल दर्पण है और इसकी ये मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष हमने यहां पर आप लोगों को समझा दी। और मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी बिंदु को ही हम फोकस बिंदु कहते हैं। या हम दोस्तों इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए दोस्तों अवतल दर्पण के अंदर तो प्रकाश की किरण यहां से इधर से जाएगी और जबकि उत्तल दर्पण में ये टकराकर ये इधर फैल जाएगी, इधर चली जाएगी। तो इस दर्पण में ये जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को वास्तव में नहीं काटती, तो पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर ये काटती हुई प्रतीत होती है उसी को ही हम फोकस बिंदु कहेंगे। तो दोस्तों फोकस बिंदु क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से जाती हुई आती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो क्या है डेफिनेशन कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या हम कह सकते हैं या आती हुई प्रतीत होती है फोकस बिंदु कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर ये है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण और ये यहां से होकर गुजरेगी, तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को हम फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हम अंतिम जो डेफिनेशन है वो यहां पर देखने वाले हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फोकस दूरी है। ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु या सिर्फ फोकस भी यूज में ले सकते हैं। वह ध्रुव के मध्य की दूरी होती है, ध्रुव के मध्य की दूरी। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अच्छे समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने देखा सर्वप्रथम दर्पण क्या होता है, दर्पणों के प्रकार में समतल दर्पण के बारे में अच्छे से समझा, फिर गोलीय दर्पणों के बारे में अच्छे से समझा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो डेफिनेशंस हैं वो हमने यहां पर देखी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।